सुप्रभात परिवार, दोस्तों और अपने भाग्य के प्रबंधकों। आज गुरुवार 11 दिसंबर 2025 है। हम महीने के मध्य के करीब पहुंच रहे हैं और भारत में पेंशन के परिदृश्य ने अभी अभी एक चमकदार मोड़ लिया है। सचमुच आज हम घाटे या विरोध प्रदर्शनों की बात नहीं करेंगे। आज हम निवेश और रणनीति, इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। पेंशन नियामक PFRDA ने एक सकारात्मक बम फोड़ा है। उन्होंने खेल के नियम बदल दिए हैं ताकि आपके बुढ़ापे का पैसा भारत की 250 सबसे बड़ी कंपनियों में और ध्यान से सुनिए, सोने और चांदी में निवेश किया जा सके। हाँ, वह कीमती धातु जिसे भारतीय परिवार सदियों से संजोते आ रहे हैं, अब औपचारिक रूप से आपके NPS खाते में प्रवेश कर रही है। लेकिन सब कुछ चमक नहीं है। हमें गलत सूचना की आग भी बुझानी है। श्रम मंत्रालय को बाहर आकर स्पष्ट करना पड़ा है कि EPFO के लिए कोई नया अर्ली पेंशन नियम नहीं है। यदि आप यह सोचकर 50 साल की उम्र में रिटायर होने की योजना बना रहे थे कि कोई नया लाभ आया है, तो रुकिए और इस कार्यक्रम को सुनिए, क्योंकि 4% का जुर्माना पेनल्टी अभी भी वही है, आपके चेक में कटौती करने के लिए इंतजार कर रहा है। और अंत में हम 2026 की ओर देखेंगे। विशेषज्ञ पहले से ही गणना कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग के मोटे चेक कब आएंगे। क्या सरकार 1 जनवरी से एरियर बकाया का भुगतान करेगी? आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आज हम सोने की ईंटों को श्रम कानूनों के साथ मिलाने जा रहे हैं। मैं अरिकेश विराग हूं और ये वो बातें हैं जो आपको आज जाननी चाहिए। हम उस खबर के साथ शुरुआत करते हैं जो आपके पैसे के बढ़ने के तरीके को बदल देगी। रॉयटर्स, मनी कंट्रोल और बिजनेस स्टैंडर्ड की व्यापक रिपोर्टों के अनुसार PFRDA पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण ने निवेश के मेनू में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए नए मास्टर सर्कुलर जारी किए हैं। क्या हुआ है? कल तक पेंशन फंड मैनेजरों, निजी क्षेत्र और NPS UPS के तहत सरकार दोनों के लिए के हाथ कुछ पहलुओं में बंधे हुए थे। आज वे बंधन 2 प्रमुख मोर्चों पर खुल गए हैं। शेयरों का दायरा बढ़ा। पहले पेंशन फंड बाजार पूंजीकरण, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भारतीय शेयर बाजार की केवल शीर्ष 200 कंपनियों में निवेश कर सकते थे। अब शीर्ष 250 में निवेश की अनुमति है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मिड कैप की 50 नई कंपनियों के लिए दरवाजा खुल गया है। ये कंपनियां आमतौर पर दिग्गजों जैसे रिलायंस या टाटा की तुलना में अधिक अस्थिर, वॉलेटाइल होती हैं, लेकिन इनमें विकास की क्षमता बहुत अधिक होती है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य के विकास पर एक दांव है। सोने और चांदी का आगमन, यह ताज का गहना है। PFRDA ने स्पष्ट रूप से सोने और चांदी के ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश की अनुमति दे दी है। पहली बार पेंशन पोर्टफोलियो के लिए कमोडिटीज में निवेश करने का एक स्पष्ट और विनियमित रास्ता है। अरिकेश का विश्लेषण। दोस्तों, यह सांस्कृतिक और वित्तीय रूप से बहुत बड़ा है। भारत में हम सोने से प्यार करते हैं। हम इसे अंतिम सुरक्षित पनाह, अल्टीमेट रेफ्यूज के रूप में देखते हैं। अब तक यदि आप अपने बुढ़ापे के लिए सोना चाहते थे तो आपको गहने खरीदने पड़ते थे और मेकिंग चार्ज देना पड़ता था, या अपने दम पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदने पड़ते थे। अब आपका पेंशन फंड आपके लिए ETF के माध्यम से ऐसा कर सकता है जो सस्ते और तरल लिक्विड हैं। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। जब शेयर बाजार गिरता है तो सोना अक्सर ऊपर जाता है। पोर्टफोलियो में सोना होना संकट या युद्ध के समय में आपकी पेंशन की रक्षा करता है। आकर्षण। रेगुलेटर 2030 तक 30 करोड़ ग्राहकों तक पहुंचना चाहता है। आज लगभग 8 करोड़ हैं। वे जानते हैं कि अगर वे औसत भारतीय से कहते हैं आपकी पेंशन में सोना हो सकता है, तो उत्पाद बहुत अधिक आकर्षक हो जाता है। मेरी सलाह, यदि आप अपना NPS एक्टिव मोड में चलाते हैं तो आपको जल्द ही ये विकल्प दिखाई देंगे। सोना मूल्य, वैल्यू की रक्षा के लिए उत्कृष्ट है, लेकिन यह लाभांश, डिविडेंड या ब्याज उत्पन्न नहीं करता है। इसे एक ढाल के रूप में उपयोग करें, अपने पोर्टफोलियो का 5% या 10%, मुख्य इंजन के रूप में नहीं। UPS NPS के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए इसका मतलब है कि उनके मैनेजरों के पास अब महंगाई को मात देने की कोशिश करने के लिए बेहतर उपकरण है। यह आधुनिकीकरण की अच्छी खबर है। हम सोने की चमक से कानून की शीतलता की ओर बढ़ते हैं। पिछले कुछ दिनों में YouTube और WhatsApp पर अफवाहें चल रही हैं कि सरकार ने नए अर्ली पेंशन नियम 2025 लॉन्च किए हैं, जो पूर्ण लाभों के साथ जल्दी रिटायर होने की अनुमति देते हैं। आज 11 दिसंबर को हमें 2 टूक होना होगा। यह झूठ है। अपस्टॉक्स की रिपोर्ट के अनुसार श्रम और रोजगार मंत्रालय को स्थिति स्पष्ट करने के लिए संसद, लोकसभा में औपचारिक रूप से जवाब देना पड़ा है।
आधिकारिक बयान है। ईपीएफओ सदस्यों के लिए समय से पहले पेंशन, अर्ली पेंशन पर 2025 में कोई नया नियम जारी नहीं किया गया है। असली नियम 4% का खतरा। मंत्रालय ने यह याद दिलाने का अवसर लिया कि मौजूदा नियम क्या है और यह समझना महत्वपूर्ण है ताकि कोई अपूरणीय गलती न हो। आप 58 साल से पहले अपनी पेंशन मांग सकते हैं, हाँ, लेकिन शर्तें सख्त हैं। आपकी आयु 50 से 58 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आपने कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। सजा 68 वर्ष पूरा करने में जितने वर्ष कम होंगे, आपकी पेंशन में प्रतिवर्ष 4% की कटौती की जाएगी। आइए हिसाब लगाते हैं। सुरेश की कल्पना करें, वह 56 वर्ष का है, वह थक गया है और अभी अपनी पेंशन चाहता है। 28 होने में 2 साल कम है। जुर्माना 4% x 2 वर्ष 8% की कटौती। यदि उसकी गणना की गई पेंशन 5,000 रुपए थी तो वे जीवन भर के लिए 400 रुपए काट लेंगे। उसे हमेशा के लिए 4,600 मिलेंगे। अब अनीता की कल्पना करें जो 50 साल की उम्र में रिटायर होना चाहती है। 58 होने में 8 साल कम है। जुर्माना 4% x 8 वर्ष 34% की कटौती। वह जीवन भर के लिए अपनी पेंशन का 1/3 हिस्सा खो देगी। गुरुवार का सबक, जल्दी निकलने का कोई उपहार नहीं है। सरकार ने कोई नया लाभ मंजूर नहीं किया है। 4% छूट का नियम अर्ली रिटायरमेंट को हतोत्साहित, डिसइंसेंटिवाइज करने के लिए बनाया गया है। जब तक कि कोई गंभीर स्वास्थ्य या वित्तीय आपात स्थिति न हो, 58 वर्ष से पहले अपनी ईपीएस पेंशन को हाथ न लगाएं। वह 4% वार्षिक एक नकारात्मक चक्रवृद्धि ब्याज है जो आपकी भविष्य की सुरक्षा को खा जाएगा। आसान रास्तों का वादा करने वाले वीडियो से मूर्ख न बने। कानून नहीं बदला है। और हम उम्मीद और भविष्य की रणनीति के एक नोट के साथ समापन करते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स वेल्थ ने 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन पर एक विश्लेषण लेख प्रकाशित किया है जो एक ऐसे बिंदु को छूता है जो सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को चिंतित करता है। एरियर बकाया राशि। संदर्भ, हम जानते हैं कि 8वां आयोग बन रहा है। हम जानते हैं कि इसकी सिफारिशें संभवतः 2026 या 2027 में किसी समय लागू होंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है, बढ़ोतरी कब से गिनी जानी शुरू होती है? 7वें आयोग की मिसाल लेख हमें इतिहास की याद दिलाता है। 7वां आयोग औपचारिक रूप से जून 2016 में लागू किया गया था। हालांकि सरकार ने 1 जनवरी 2016 से पूर्वव्यापी प्रभाव, रिट्रोएक्टिव इफेक्ट के साथ वेतन और पेंशन का भुगतान किया। यानी कर्मचारियों को उन 6 महीनों के एरियर के साथ एक मोटा चेक मिला। 2026 के लिए उम्मीद। विश्लेषण बताता है कि अब भी इसी तरह के पैटर्न की उम्मीद है। हालांकि सरकार ने अभी तक किसी भी चीज की पुष्टि नहीं की है और संभवतः राजनीतिक कारणों से आखिरी मिनट तक नहीं करेगी। बाजार और यूनियनों की उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 शून्य तिथि, जीरो डेट होगी। आज यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम 2025 को बंद कर रहे हैं। यदि आप उदाहरण के लिए मार्च 2026 में रिटायर होते हैं और आयोग दिसंबर 2026 में अपनी रिपोर्ट देता है तो आप सोच सकते हैं कि आपने बढ़ोतरी खो दी। लेकिन अगर प्रभावी तिथि जनवरी 2026 तय की जाती है तो आपको यह अधिकार होगा कि आपकी पेंशन और ग्रेच्युटी की पुनर्गणना रीकैलकुलेट नए वेतन के साथ की जाए और अंतर का भुगतान एरियर के रूप में किया जाए। यह खबर एक संदर्भ नोट है, हस्ताक्षरित कानून नहीं, लेकिन यह चिंता को शांत करने का काम करती है। इतिहास हमें बताता है कि विसंगतियों से बचने के लिए सरकार आमतौर पर आयोग के वित्तीय वर्ष या कैलेंडर वर्ष की शुरुआत का सम्मान करती है। तो 2026 में विश्वास रखें। बहुत संभावना है कि कोई भी नौकरशाही देरी पूर्वव्यापी मुआवजे के चेक के साथ आएगी। दोस्तों, तो यह गुरुवार 11 दिसंबर हमें बहुत ही दिलचस्प संतुलन देता है। नया एनपीएस आधुनिक हो रहा है। सोना, चांदी और बेहतर कंपनियां, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो लंबी अवधि में लाभप्रदता, प्रॉफिटेबिलिटी चाहते हैं। पुराना अर्ली रिटायरमेंट का नियम वही है। 4% की कटौती से सावधान रहें। अधीरता में अपना पैसा न लुटाएं। भविष्य 8वां वेतन आयोग एरियर के साथ आकार ले रहा है। 2026 एक महत्वपूर्ण वर्ष होगा। आज मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपके पास एनपीएस है तो जैसे ही वे उपलब्ध हों, नए विकल्पों को देखने के लिए लॉग इन करें। और यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो 78 से पहले रिटायर होना चाहता है तो उसे यह वीडियो भेजें और छूट का गणित समझाएं। सोने जैसी खबरों के इस दिन में मुझे अपना मार्गदर्शक बनने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। मैं अरिकेश वेराक हूँ।
अपने निवेश और अपनी सेहत का ख्याल रखें। सप्ताह का समापन करने के लिए कल मिलते हैं।